नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिमटेक एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो एग्ज़ाम है एमसीक्यूज़ है ना, टर्म 1 का, उसका बहुत कम समय यानी आज जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उससे लगभग 15 दिन के बाद ये एग्ज़ाम है ना। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो भी एमसीक्यूज आने वाले हैं उसमें से एमसीक्यूज को हम लोग करते जाएंगे, है ना। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का एमसीक्यूज करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस इन यूरोप। ये जो नेशनलिज्म है सर, है ना, ये पहली बार यूरोप में कब नोटिस किया गया? देखिए, पहली तो इसमें है 1787, 1759, 1789 और 1769, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1789। सॉरी, ये गलत ऑप्शन आ गया है, 1789, है ना। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1789। ये करेक्ट आंसर है ना। अब देखिए, यहां से नेशनलिज्म से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, है ना। तो इसका क्या होता है? एर्नेस्ट रेनन, है ना। एर्नेस्ट रेनन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो एर्नेस्ट रेनन से पूछा जाएगा कि नेशनलिज्म को सबसे पहले प्रपोज किसने किया या इस थ्योरी को किसने दिया, तो ये एर्नेस्ट रेनन है। और पहला बार जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का था वो कब देखा गया? तो 1789 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप इन द ईयर ऑफ 1789, है ना। 1789 में यूरोप का कौन सा ऐसा देश है सर जो पूरी तरीके से फुल फ्लेज टेरिटरी बन चुका था? और इसका सही जवाब जो है वो है फ्रांस, है ना। फ्रांस जो है वो क्या है, 1789 में पूरी तरीके से फुल फ्लेज कंट्री बन गया था। चलिए, सही जवाब भी है फ्रांस। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है विच एमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिटन एंड स्पोकन इन पेरिस एंड फर्दर एक्सेप्ट एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। कॉमन लैंग्वेज को हम लोग, ये जो कॉमन लैंग्वेज है उसको, उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसको कि साधारणतः, है ना, कॉमनली जो है लोग जो है वहां के कॉमनली पीपल यूज टू स्पीक एंड राइट, है ना। इसी को हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज भी कहते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक, इसको वर्नाकुलर लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो हमारा क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो वहां का वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच न्यूली डिजाइन फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। देखिए, न्यूली फ्लैग जो था वो ट्राई कलर था। वो क्या था? ट्राई कलर था। तो ट्राई कलर का जो न्यूली जो वहां पे फ्लैग चुना गया जो कि फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड के जगह पे, वो कौन था? तो वो था क्या? ट्राई कलर। हालांकि यहाँ पे रेड क्रॉस दिखा रहा है लेकिन इसका सही जवाब जो है वो ट्राई कलर होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following reforms made the whole system in France more rational efficient? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स पहला ऑप्शन है अपना, है ना। दूसरा है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और चौथा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें कॉमनली अगर हम लोग देखें तो कॉमनली हमको दिखेगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये किसके द्वारा लाया गया था जी? तो नेपोलियन के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं नेपोलियनिक कोड, है ना। इसी को कहा जाता है सिविल कोड भी, है ना। इसी को क्या कहा जाता है? सिविल कोड 1804, है ना। ये दोनों उसी को कहा जाता है। और पॉलिटिकल में भी कह सकते हैं कि वहां पे जो नेपोलियन था सर, वो इंपेरर अपने आप को घोषित कर लिया था, है ना। और नेपोलियन के पहले अगर हम देखें तो वहां पे क्या था? कॉमनली जो देखा जा रहा था वो फुल फ्लेज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेसी था, है ना, फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? इसमें से 4 रिवॉल्यूशंस दिए गए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो इसमें से सबसे पहला रिवॉल्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की बात कर रहा था, है ना। चलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड? ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। नेपोलियनिक कोड का इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है? तो आप ये भी समझ लीजिए कि नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। और ये कब अप्लाई हुआ था जी? तो 1804 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड भी कहते हैं। और इसको कब अप्लाई किया था? 1804 में। किसके द्वारा किया गया था? तो वो नेपोलियन के द्वारा, है ना, नेपोलियन के द्वारा, जो कि बाद में इंपेरर बना कहाँ का? फ्रांस का। तो चलिए इसमें क्या सही जवाब है वो देखते हैं। वो इस क्वेश्चन का पहला क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू प्रॉपर्टी, नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ भी था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी था और राइट टू प्रॉपर्टी भी था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसको कहा जाता है जब 18 ईयर्स के बाद कोई भी सिटीजन, है ना, कोई भी सिटीजन चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, सबको मिल जाता है क्या? राइट टू वोट, राइट टू वोट। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पे क्या था कि नो प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन बर्थ। ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यानी नेपोलियनिक कोड में प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था, बाकी राइट टू प्रॉपर्टी भी था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी था और इक्वलिटी बिफोर लॉ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन वाज द रूल्ड ओवर द हशनबर्ग एम्पायर? ये जो हशनबर्ग एम्पायर है सर, सीबीएसई 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये, है ना। तो द हशनबर्ग एम्पायर जो है वो ये इनमें से किस रीजन में था? ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रेंच नीदरलैंड, स्पेन पोर्टुगल, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये ऑस्ट्रिया और हंगरी में क्या था? हशनबर्ग एम्पायर्स वहां पे काम कर रहे थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चूज द करेक्ट मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। इसमें से आपको यहाँ पे ऐसे करके भी बता देते हैं, ये 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है और ये आपका 4 नंबर है। इस तरीके का आपको इस तरीके से ब्लॉक बना करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इस तरीके से ब्लॉक बना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे करके। तो आपको बोला जाएगा कि आप मिलाइए। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, करेक्ट मैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कौन है? इसमें से एक के साथ दूसरा देखो मैच है, तो इसमें सही कौन सा है ये हमको बताना है। पहला है ऑटन वॉन बिस्मार्क जर्मनी, दूसरा है नेपोलियन स्पेन, तीसरा है गिसिपी गैलिबर्दी फ्रांस और चौथा है बर्बन किंग इटली, है ना, बर्बन किंग इटली। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑटन वॉन बिस्मार्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना। तो यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑटन वॉन जो बिस्मार्क थे उनको फादर ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन भी कहा जाता है ना। यूनिफिकेशन कहा जाता है इनको, जर्मनी के यूनिफिकेशन के पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग प्रिविलेजिंग इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप? वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में जो लैंड होल्डिंग प्रिविलेजेस था उसको किस नाम से जाना जाता था, या उसका क्या मतलब पैटर्न था? तो सबसे पहला था लैंडलॉर्ड, जो कि नहीं था, है ना। टेनेंट्स, ये भी नहीं था। भास्ट ई एस्टेट, ये हो सकता है और ये यही होगा यहाँ पे। और स्मॉल ऑनर्स, तो यहाँ पे जो सी है वो हमारा सही है, क्योंकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता था उसको वास्ट ई एस्टेट कहा जाता था। ई एस्टेट जमीन से जुड़ी हुई बातें होती है ना, जमीन से जुड़ी हुई बातें को हम लोग कहते हैं ई एस्टेट। इसीलिए आप देखोगे कोई लोग ई एस्टेट ब्रोकर लिखते हैं अपने आप में, है ना, ब्रोकर्स लिखते हैं, ई एस्टेट ब्रोकर्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफिकेंस द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप, है ना, इन यूरोप। तो क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि 19th सेंचुरी में जो लिबरल नेशनलिज्म यूरोप में हो रहा था, उसका जो सबसे बेस्ट आइडिया था वो क्या था? तो एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, सोशल प्लान एंड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सुपरमेसी ऑफ स्टेट ओरिएंटेड नेशनलिज्म। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, है ना, ये जो सी है आपका वो सही जवाब है कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट यूरोप कैचेज कोल्ड, हु एमंग फॉलोइंग सेड दिस पॉपुलर लाइंस। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है ना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, ये आने की पूरी संभावना है। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। ये किसने कहा था? ये कहा था मेटरनी ने, है ना। इसका पूरा नाम है ड्यूक मेटरनी, ठीक, इसका पूरा जो नाम है वो क्या है? ड्यूक मेटरनी। तो इसका जो सही जवाब था वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें से चार दिए गए हैं ऑप्शंस, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इसके चारों के साथ कुछ रिलेटेड चीजें हैं, उसको हम लोग देख करके सबसे पहले ये बताने का कोशिश करना है कि इसमें से सही क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1845 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया था। दूसरा, सर्दिनिया पॉडवेंट वाज द रूल बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस, है ना। तीसरा, विक्टर इमल्सन टू वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और चौथा जो है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज द फोर्स इन यूरोप। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1805। और इसी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो नेपोलियन था, है ना, नेपोलियन था, इसकी पावर डिक्रीज हुई थी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आइडिया प्रमोटिंग बाई मैजनी, यानी मिसिबी मैजनी के द्वारा जो प्रमोट किया गया आइडिया, उसके बारे में इनमें से क्या सही है ना। तो ये हमको देखना है। इसको हम लोग समझेंगे कि अपोजिशन ऑफ मोनार्की एंड सपोर्ट टू डेमोक्रेसी रिपब्लिक टू एस्टेब्लिश लिबर्टी एंड फ्रीडम अंडर मोनार्की, है ना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन अंडर 39 स्टेट। यहाँ पे देखो डिसइंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन हुआ था, है ना। और कंसर्शिप ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, ईटीसी। कंसर्शिप का मतलब है कि जो भी मास कम्युनिकेशन की चीजें हैं, ठीक, मास कम्युनिकेशन की जो भी चीजें हैं बाबू, उस पर सरकार का फुल कंट्रोल होता है ना, फुल कंट्रोल होगा। ठीक, तो फुल कंट्रोल होने के कारण वो क्या होता है कि जो लेखक है, जो ऑथर है, वो अपने मन से कुछ नहीं लिख सकता, उसके लिए उसको सरकार से परमिशन लेना होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्या? पहला क्या है कि अपोजिशन टू मोनार्की, मोनार्की को अपोज करना है, एंड सपोर्ट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को क्या करना है? सपोर्ट करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। The nationalist Greek got the support of the best European nations because जो नेशनलिस्ट ग्रीक्स थे वो क्यों यूरोपियन नेशन को सपोर्ट कर रहे थे या नेशनलिज्म को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? तो इसका सबसे सही जवाब जो है वो क्या है कि दे वेयर फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर। चलिए ये भी सही है। ऑटोमन एम्पायर जो था वो टर्की में था, है ना, टर्की में था। दूसरा, दे हैड सिंपैथी ऑफ एंशिएंट ग्रीक कल्चर। चलिए ये भी सही है। ग्रीस वाज कंसिडर द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसको देखिए, क्रेडल को कहा जाता है झूला, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन का झूला कहा जाता था। किसको? ग्रीस को। ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें चारों होंगे, है ना। इसका डी अब जवाब होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल, है ना। तो वो ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, ये भी सही है ना। एंशिएंट कल्चर से उनको सिंपैथी था, ये भी सही है। और क्रेडल कहा जाता था यूरोपियन सिविलाइजेशन को, ग्रीस को, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑल ऑफ द एबव पॉइंट्स सपोर्ट द ईस्टर्न बेस्ट यूरोपियन नेशनलिज्म। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, है ना। 1815 जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ उसमें से इनमें से क्या ऐसा है जो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, चलिए तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो रीस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, चलिए ये भी ट्रू है सर, है ना। बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया गया था। सेटिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्टेट ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, चलिए ये भी सही है ना। फ्रांस भविष्य में ज़्यादा अपना एरिया नहीं बढ़ाए, इसलिए क्या किया गया था, उसके बाउंड्री के चारों तरफ अलग अलग स्टेट बना दिए गए थे। रीस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, चलिए ये भी सही है सर, क्योंकि जैसी बर्बन डायनेस्टी को लाया गया तो फिर से वहाँ पे किंग आ गए, और इसी किंग को हम, है ना, इसी किंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी किंग के जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की, तो मोनार्की हो गया। चलो, बिल्डिंग द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 30 स्टेट, ये बिल्डिंग नहीं होगा, है ना, और ये 30 नहीं होगा, ये 39 स्टेट होंगे, और ये बिल्डिंग नहीं होकर के ये हो जाएगा डाइल्यूटिंग, है ना, डाइल्यूटिंग। तो ये डी है बाबू, है ना, डाइल्यूटिंग द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, तो ये इसका सही जवाब है। ट्रीटी ऑफ वियना ये कंसरशिप से आया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, सीबीएसई 2020, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, इस बार भी आने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रीटी ऑफ वियना का रिजल्ट नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ वियना का रिजल्ट नहीं होना, इसमें क्या कहता है, सबसे पहले बात करते द किंग ऑफ नीदरलैंड वाज सेटअप, उसके बाद ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली इन द नॉर्थ, पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, और रसिया वाज गिवन जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, है ना, 39 स्टेट को जर्मन कन्फेडरेशन दिया गया था। तो यहाँ पे पहला ए, बी और सी, ये तीनों चीजें सर ट्रीटी ऑफ वियना में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो यहाँ पे जो मेरा जवाब है वो क्या है, जो मेरा जवाब है वो है डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द पर्सियन जेलोबियन बाज टू, जेलोबियन जो लोग थे उसका क्या क्या मेन फंक्शन था, इम्पोज कस्टम ड्यूटी एंड इम्पोर्टेड गुड्स, एबोलाइज ट्रैफिक बैरियर, रिड्यूस कस्टम्स ड्यूटी, इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स फॉर ट्रेड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एबोलाइज ट्रैफिक बैरियर, है ना, एबोलाइज ट्रैफिक बैरियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफिकेंसेस द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। 19th सेंचुरी यूरोप में जो लिबरल नेशनलिज्म का बेस्ट जो सिग्निफिकेंस थे उस आइडिया का वो क्या था। तो इसमें क्या क्या है, emphasis on social justice, state planned socio-economic system, freedom for individuals and equality before law, और supremacy of state oriented nationalism, है ना। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। द नेपोलियन कॉनिक वार्ड इंट्रोड्यूस इन 1804, ये सही है। 1830 वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूरोप, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये भी सही है। आगे कॉन्ट कैमिलो डिगर वाज सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चलिए आगे चौथा नंबर में देखते हैं, इन 1931, है ना, इन 1931 रिबेलियन नेशनलिज्म अगेंस्ट रशिया टुक्स प्लेस इन, है ना। तो ये सब चीजें अगर हम लोग देखें एक एक करके, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसका जो सही जवाब है वो जो सही जवाब है, तो फिर से एक बार देखो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर इंट्रोड्यूस इन 1804 में तो नेपोलियनिक कोड हुआ था। तो चलिए अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, इस 3 ऑप्शन में से देखना है कि 1830 वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, चलिए ये भी सही है। तो क्या है, कॉन्ट कैमिलो डिगर वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये नहीं था सर, है ना।
और ये आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल बुक, नहीं सी होगा, डी नहीं होगा, तो हमारा डी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार, और अगर आपको इस तरीके का वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद है ना, कमेंट में आप अपना रिलेटेड कमेंट करें और अपना रिलेटेड सब्जेक्ट का नाम लिखें जिसका कि अगला टेस्ट आप चाहते हैं। चलिए, मैं हूं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। साइन ऑफ।